ये केवल मुसलमानों पर हमला नहीं है, ये भारतीय संविधान पर हमला है, ये मेरी जो सोच है उस पर हमला है। और उस समय मैंने ये भी देखा कि मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का जो सिलसिला था वो यहीं से ज़्यादा तेज हुआ। मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, बाबर की औलाद जाओ इधर जाओ उधर। तो वहाँ से मैंने पढ़ना चालू किया। IIT में काम करता था, जितना भी खाली टाइम मिलता था अपने आप को एक स्टूडेंट बना लिया। घर में किताबों की लाइब्रेरी बनने लग गई और वो किताबों के नोट्स बना बना के सब काम चालू हुआ, बोलना लिखना वगैरह वगैरह। तो पेशे से मैं इतिहासकार नहीं हूँ, तो मैं उतना इतिहास में गहरा नहीं हूँ जितना अशोक जी हैं या रुचिका जी हैं, पर थोड़ी बहुत समझ में लाने की कोशिश करता हूँ। अब इतिहास से मैंने ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सांप्रदायिक राजनीति है जिसके बारे में गौहर ने अभी बहुत अच्छे से बताया, सांप्रदायिक राजनीति का थोड़ा सा हम बेसिक समझ लें कि भारत में ये जो धर्म के नाम की राजनीति आई है ये अंग्रेज़ों के आने के बाद आई है, नंबर एक। नंबर दो, 1857 की क्रांति की जो बात कर रहे थे, विद्रोह की जो बात कर रहे थे, उसके बाद से अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो को नीति लगाने के लिए इतिहास को ऐसा प्रस्तुत किया जिसमें राजा को उसके धर्म के नाम से प्रस्तुत किया, धर्म के आधार पर प्रस्तुत किया, और राजा जो सत्ता संपत्ति के लिए राज्य करते हैं वो पार्ट उन्होंने कमज़ोर रखा। और यही चीज़ आगे चलकर सांप्रदायिक लोगों ने बढ़ाई। एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा और RSS, उन्होंने इतिहास के इसी प्रकार को लेकर, जैसे हिंदू महासभा RSS ने इतिहास बनाया कि हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब अनादिकाल की परिभाषा, गौहर साहब साइंटिस्ट है, कभी इनसे पूछूंगा अनादिकाल कब होता है भाई। अब वो तो कई डार्विन की थ्योरी भी आती है, उसमें डार्विन की थ्योरी इसलिए अब निकाल दी कि भाई अनादिकाल की परिभाषा करना मुश्किल ना हो। तो भाई हम तो शुरू से हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदू शब्द कब अस्तित्व में आया, राष्ट्र की कल्पना कब से अस्तित्व में आई, ये एक अलग मुद्दा है, पर उन्होंने इस प्रकार का दावा रखा। और अपनी शाखाओं में, शाखा समझ गए ना, समझ गए ना कौन से संगठन की होती है? हाँ, अच्छा हो गया, नहीं तो मैं आपको हिंट देने वाला था। वो संगठन जो पहले हाफ पैंट पहनता था, बाद में अभी फुल पैंट पे प्रमोशन हो गया। एनीवे, तो शाखाओं में एक मॉड्यूल बनाया कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र में कोई समस्या नहीं थी, हमारा प्राचीन पीरियड एक बहुत स्वर्णिम युग था। उसके बाद मुसलमान आए, विदेशी मुसलमान, विदेशी क्रिश्चियन, विदेशी क्रिश्चियंस का हम ज़्यादा नाम नहीं थे, पर उन पे भी वैसे ही अत्याचार चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जॉन दयाल साहब ने थोड़ी बातें बताई, पर उसमें भी बहुत बड़ा, उड़ीसा में आप देखिए, गुजरात में देखिए, कंधमाल में देखिए, पेस्टर्स्टेंस की हत्या को देखिए, तो उसमें भी बहुत सारा है। तो ये उन्होंने कहा कि ये विदेशी हैं और हम लोग देशी हैं। इस प्रकार का उन्होंने एक प्रकार का इतिहास बना के जो नफ़रत का मुख्य आधार बनाया वो इतिहास को बनाया। और यही समझ के मैं इतिहास को ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ। अब आज़ादी के आंदोलन के दौरान क्या हुआ, केवल हम गुलाम तो थे, अंग्रेज़ों ने बहुत सारी परिवर्तन लाए, समाज तो बहता रहता है, नए नए परिवर्तन आते रहते हैं। तो तीन मुख्य परिवर्तन जो आए वो एक था शिक्षा के मामले में। अभी आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी आधुनिक शिक्षा के मैकॉले के बहुत खिलाफ बोल रहे थे। तो मुझे याद आया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वालों में सबसे आगे वही थे जो इंग्लैंड में जाके शिक्षा लेके आए, गांधी हो, पटेल हो, नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वगैरह वगैरह। और जो इनके संगठनों में रहे, कहीं गुरुकुल में पढ़ते थे, कहीं दूसरी जगहों पे पढ़ते थे, वो बात और है। खैर, एक शिक्षा लाए। और शिक्षा में एक बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, हॉल में महिलाएं बहुत कम हैं, इसलिए ख़ास तौर से करना चाहता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के समांतर, अंग्रेज़ों के विरोध के समांतर जो प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस हुई, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। एक, दलितों के लिए शिक्षा, दूसरा महिलाओं के लिए शिक्षा, तीसरा जो आम लोगों को एक नए प्रकार के आंदोलन करने का रास्ता। और ये आंदोलन पहले बॉम्बे या मुंबई में मज़दूरों के इससे चालू हुए, नारायण मेघाजी लोखंडे के वहाँ से। और उसमें लोगों को लगा कि हम अपनी मांगों को सामने रख सकते हैं,
राजाशाही में मांग कर रख सकते हैं क्या कि भाई हम शिक्षक हैं, हमारा वेतन बढ़ाओ, मजदूर है, हमारा वेतन बढ़ाओ? वो पॉसिबल नहीं है। तो ये वहाँ से आया। और उसी में ज़रा याद कर लीजिएगा, बाकी लोगों को याद करते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा कि भारत में दलितों के लिए शिक्षा ज्योतिराव फुले, महिलाओं के लिए शिक्षा सावित्रीबाई फुले और उनकी सहेली फातिमा शेख। ये इनको आप भूलिएगा मत, ये आज़ादी के आंदोलन का भाग हैं। आज़ादी का आंदोलन केवल अंग्रेज़ों से उस प्रकार के लड़ने की प्रक्रिया नहीं थी, ये समाज को एक अलग प्रकार से बनाने की प्रक्रिया थी। और आइडिया ऑफ इंडिया जो निकलती है वो इन्हीं लोगों से निकलती है। तो इसमें थोड़ा आखिर में एक एक्सरसाइज मैं आपको दे देता हूँ कि आइडिया ऑफ इंडिया जिसको आज हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे आई। तो उसके लिए मैं 3 संगठनों के नाम लेता हूँ और उनके नाम पे ख्याल कीजिए। शहीद आज़म भगत सिंह संगठन का नाम नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, बहुत सारे संगठन हैं, एक ही का नाम बताता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरे संगठन का नाम आप आसानी से सोच सकते हैं, वो है उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार बलदेव सिंह, एनी बेसेंट और मोहनदास करमचंद गांधी। तो तीनों का नाम जरा ख्याल कीजिए, ये एक्सरसाइज जरा सोचिए। अब इधर जो दूसरे लोग थे, पुराने राजा नवाब जमींदार जागीरदार, उनको इन परिवर्तनों से डर लगा कि भाई ये तो नया वर्ग आ रहा है, नए मूल्य आ रहे हैं, औरतें घर से बाहर निकल रही हैं, दलित जो थे वो अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। तो इधर से जो लोग आए वो थे राजा नवाब जमींदार जागीरदार। शुरू में अलग अलग थे, शुरू में साथ साथ थे, चोर चोर मौसेरे भाई। बाद में उनमें स्प्लिट लाया गया, एक तरफ बनी मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ बनी पंजाब हिंदू सभा, बाद में हिंदू महासभा, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी, जो 3 प्रतीकों को मैं रख रहा हूँ, इनके संगठनों में धर्म का नाम नहीं है। सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर है, सभी धर्मों के लोगों के लिए देश बनाना है। और इधर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। ये बात थोड़ा ख्याल में रखिएगा। और आइडिया ऑफ इंडिया जो निकली वो इधर के लोगों से निकली। इन्हीं लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, साथ ही साथ वो मूल्यों की प्रस्थापना की जिसके बारे में गौहर जी ने अभी बहुत सारांश में बताया। एक किताब आई, वो किताब कहाँ से आई? किताब हवा में नहीं आई, वो किताब यहाँ के आंदोलनों के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और उसमें पहला शब्द ही देखिए, पहला वाक्य एक थोड़ा एनालाइज करके देखिए, हम, इसमें मैं नहीं है, हम भारत के लोग। हम यानी कौन है? पूरे भारत के लोग। उसमें कौन है और हमारे मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। ये 4 मूल्य वो हैं जो आज़ादी के आंदोलन से, आइडिया ऑफ इंडिया से निकले। और इनके विरोध में कौन थे? जो एक तरफ तो पाकिस्तान बन गया, वो बहुत डिटेल प्रोसेस है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने पहले तो देखा कि ये महात्मा गांधी हमारे हिंदू राष्ट्र के लाने में बहुत बड़ा अवरोध है, उनकी हत्या की गई। और उसी के बाद मैं थोड़ा सा रिकमेंड कर दूं, अभी वो चल रहा है फ्रीडम एट मिडनाइट सीज़न 2, उसके पहले सीज़न 1 आया था, ज़रूर देखिएगा। तो गांधी के रोल को देखिएगा, मौलाना आज़ाद के रोल को देखिएगा, गांधी, पटेल, नेहरू सब उसमें दिखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये लोगों ने उस समय जब संविधान बन रहा था, नेहरू और अंबेडकर के पुतलों को जलाया। क्या कहा संविधान के आने पर कि भाई ये संविधान में तो कुछ भारतीय है ही नहीं। भारतीय है ने क्या? मनुस्मृति के मूल्य है ही नहीं, स्त्री पुरुष की ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, ये तो है ही नहीं। इसलिए उन्होंने अंबेडकर जी के पुतले जलाए, नेहरू के पुतले जलाए और खुलेआम इसका विरोध किया। आज हमको इस बात को चर्चा इसलिए करना पड़ रहा है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो भारतीय संविधान के आधार पे हमको चलना चाहिए, उसका पूरा पूरा विरोध हो रहा है। उसका वर्णन जॉन दयाल ने थोड़ा सा किया, बाकी वक्ताओं ने थोड़ा सा किया। पर आज अल्पसंख्यक जिस प्रकार से खतरा महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए कई बार मुझे लगता है कि जो समाज को शारीरिक डर लगता है, फिजिकल इनसिक्योरिटी रखती है, उसमें सामाजिक सुधार लाना मुश्किल हो जाता है। और ये आज की समस्या है। और नेहरू ने उसको पहले डिफाइन किया था
कि देश में दो प्रकार की सांप्रदायिकता है, एक मुख्य संख्यक हिंदू सांप्रदायिकता और एक अल्पसंख्यक मुस्लिम सांप्रदायिकता। मुख्य संख्यक हिंदू सांप्रदायिकता का खतरा ये है कि अपने आप को राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म ये भी खतरनाक है, ये अपने आप को अलगाववाद के रूप में आता है। तो दोनों प्रकार के कम्युनलिज्म जो हैं वो खतरनाक है। इसमें एक बात और जोड़ दूँ, साउथ एशिया में आपको याद होगा 2 साल पहले शायद श्रीलंका में एक बहुत बड़ा उठाव हुआ था। श्रीलंका का मैंने थोड़ा स्टडी किया, वहाँ बुद्ध धर्म बहुत प्रचलित है, वहाँ तमिल हिंदू बहुत हैं, तो वहाँ भी बुद्ध धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता है। तो ये सांप्रदायिकता क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म हो, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो, हिंदू फंडामेंटलिज्म हो, सब में 3-4 कॉमन फैक्टर रहते हैं जो फाशिज्म से मिलते हैं। नंबर 1, लोकतंत्र को खत्म करो। नंबर 2, समाज के कमज़ोर लोगों को दबाओ। नंबर 3, कुछ उद्योगपतियों को बहुत सहायता दो। ये सब जगह कॉमन होता है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, ख़ास तौर से स्त्रियों को दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाओ। और ये थोड़ा सा मैं एक अंतिम बात कह के फिर आगे क्या करना चाहिए उस पर आना चाहता हूँ। ये बताइए, सवाल है मेरा, जवाब देने की कोशिश कीजिए। आरएसएस के का फुल फॉर्म क्या है? स्वयं सेवक संघ। ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। इसमें स्त्रियां हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। तो स्त्रियों के लिए क्या करें, उनका काम कैसे लें? तो उनके लिए दूसरा संगठन है, ख्याल कीजिएगा नाम का, नाम में बहुत कुछ रखा रहता है। विलियम शेक्सपियर को उस समय पता ही नहीं था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, कुछ गायब हो गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, क्या गायब हो गया? स्वयं। हर एक पुरुष प्रधान विचारधारा, वो हिटलर की हो, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म की हो, हिंदू फंडामेंटलिज्म की हो, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म की हो, वो स्त्री का स्वयं उसको नहीं देती, उसको अपने जेब में रखती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। अब खैर, एक बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसोफर का एक कहना है, कई लोगों ने दुनिया का विश्लेषण तो किया है, पर मुद्दा है इसको बदलें कैसे। क्या इसको हम आज जो काम कर रहे हैं, जैसे अशोक जी ने कहा, मैं सिर्फ अंडरलाइन करना चाहता हूँ, हम जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे। ये गलत फहमी में मत रहिए, हम केवल मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे, उसके पीछे राजनीति है। हमको एक लोकतांत्रिक समाज चाहिए, एक ऐसा संविधान चाहिए जो भारत के संविधान के मूल्यों का आदर होना चाहिए। जहाँ भी संविधान के मूल्यों का अनादर हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान में होते तो, जैसे अभी मैं कल देख रहा था, तो महात्मा गांधी कहते हैं अभी मुझे पाकिस्तान जाना है। लोग बोलते हैं आप पाकिस्तान क्यों जाएंगे? बोले जैसे यहाँ मुसलमानों पे अत्याचार हुए, मैंने आवाज़ उठाई, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पाकिस्तान जाऊँगा। तो हमारा भी वही रास्ता है, गांधी वाला रास्ता है, जहाँ जिस पर अत्याचार हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। अब सवाल ये उठता है, वो मैं दार्शनिक की बात कर रहा था कि भाई समाज का विश्लेषण करना तो आसान होता है, आसान मतलब कर दिया, पर उसको बदलना मुश्किल होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम आज के हालात को बदलना चाहते हैं? यस, नो? कुछ उसके लिए करेंगे? करेंगे। तो क्या करना चाहिए? अब मेरा इसमें 4 लेयर का मॉडल है। 4 लेयर का मॉडल ऐसा है कि सांप्रदायिक राजनीति भारत में जो है उसके 2 पैर हैं, 2 पैर पे चलती है। एक पैर है मुस्लिम और क्रिश्चियन विरोध, और दूसरा पैर है भारतीय संविधान का विरोध और मनुस्मृति को लाने की कोशिश। पहला पैर कौन सा है? क्रिश्चियन और मुसलमानों का। ये वो कैसे करते हैं? इतिहास, बाबर आक्रामक, वो ये नहीं बताते कि बाबर को भारत का निमंत्रण देने वालों में राणा सांगा भी था।
वो ये नहीं बताते कि औरंगज़ेब का जो सेनापति था वो राजा जय सिंह भी था। वो ये नहीं बताते कि औरंगज़ेब ने कितने मंदिरों को दान दिया। वो एक साइडेड चीज़ लेकर शाखाओं के माध्यम से, देखिए उनकी तारीफ भी करना पड़ेगा आपको। लगातार 100 साल से लगे हुए हैं, रात दिन, महीने के 30 दिन, क्या शाखाओं में प्रचार। शाखाओं के बाद फिर बाद में तो 1978 के बाद मीडिया उनके हाथ में आ गया। 2003 में तो पूरा मीडिया उनके जेब में चला गया। कल मैं सवेरे का अखबार पढ़ रहा था तो एक मेरा दोस्त आया, बोले तुम अभी भी अखबार पढ़ते हो? मैंने कहा भाई कोई आदत पड़ी हुई है तो पढ़ता हूँ। तो मीडिया उनके हाथ में आ गया। आज मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार चलता ही रहता है। एक घटना सिर्फ बता देता हूँ। हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट में 13 मुसलमान नौजवानों को पकड़ा गया। हेडलाइन आई, 13 मुसलमानों के कारण मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ। सुनिए मज़े की बात, 13 मुसलमान पकड़े गए, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में 100 के करीब मुसलमान मारे गए, और पकड़े भी कौन गए? मुसलमान। हेडलाइन। और जब वो कोर्ट ने फैसला दिया कुछ महीनों बाद कि ये मुसलमान नौजवान बेकसूर थे, तो 6वें पेज में छोटी एक न्यूज़ आइटम आई, अखबारों की निष्पक्षता। ये हमारे यहाँ का प्रोपेगेंडा।